सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में करेंगे बैठक। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ मंथन, अलग अलग विषयों पर करेंगे चर्चा, अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। 23 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए शुरू की तैयारियां। सुबह 11 बजे से सत्र की होगी शुरुआत। फिर बढ़ाया गया उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू, एसओपी जारी। 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। पर्यटन स्थलों को लेकर जिला अधिकारियों पर छोड़ा फैसला। ऋषिकेश में आज से कांग्रेस के मंथन शिविर की शुरुआत। 3 दिवसीय होगा विचार मंथन शिविर। चुनावी रोडमैप तैयार करने में जुटी कांग्रेस। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान का बयान। चुनाव के समय की गई ज्यादातर घोषणाएं हो चुकी हैं पूरी। प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़े अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई बैठकें करेंगे। 4 बजे अधिकारियों के साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक। अलग अलग विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। ये तमाम बैठकें काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, उसी के साथ उन्हीं विषयों से जुड़ी जानकारी, उन्हीं विषयों से जुड़े निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बैठकें लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष जो है, कई सारी जिम्मेदारियां, उसी के साथ उत्तराखंड सरकार के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां अब हैं। हालांकि जहां विपक्ष भी लगातार उत्तराखंड सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो उसी बीच उत्तराखंड सरकार अपना रोड मैप बनाने में जुटी हुई है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उसी के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। शाम 4 बजे का समय तय है। अधिकारियों के साथ शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे और ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, इस वक्त चुनावी साल है और हर एक मुद्दा इस वक्त महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो जनता से जुड़ा हो, विभाग से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, विकास से जुड़ा हो, निर्माण से जुड़ा हो, ऐसी तमाम चीजों पर अब नजर रखना जरूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी 4 बजे अधिकारियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कि मुख्यमंत्री मंथन करेंगे, अधिकारियों के संग चर्चा की जाएगी और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मैं सीधे अंशुमन का रुख करूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, आज मुख्यमंत्री 4 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जरा बताएं सबसे ज्यादा फोकस किन विषयों पर आज बैठक में रहेगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जी की 4 बजे अधिकारियों के संग बैठक है और बैठक में बहुत सारे अहम मुद्दे, क्योंकि अधिकारियों के संग बैठक है। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी आपदा का समय चल रहा है, बारिश का समय है और उसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जैसे विपक्ष लगातार एक जो है मुद्दा बना रहा है रोजगार का, और उसके साथ साथ जो सैनिकों के वेतन को लेकर, जो पुलिस वालों के वेतन को लेकर, इन सब पे जो है चर्चा हो सकती है। और उसके साथ साथ आपदा को लेकर, बारिश का समय लगातार बना हुआ है, मौसम विभाग का अलर्ट है, तो उसको लेकर भी जो है कहीं की समस्याएं ना आए, प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है आज मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं और उसके साथ साथ दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से अधिकारी काम करें। ठीक है अंशुमन, एक और चीज समझेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, तो किस तरह का रोड मैप आगे के लिए तैयार कर रखी है उत्तराखंड सरकार? जी देखिए, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कहीं न कहीं एक तरफ से जो है मुख्यमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि बस कुछ ही समय का कार्यकाल बचा हुआ है मुख्यमंत्री का। और जिस तरीके से योजनाओं का लगातार शुभारंभ कर रहे हैं, योजनाएं किस तरीके से धरातल पर उतर रही है, क्योंकि एक में कहीं न कहीं जो प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रशासन के तरीके से जो है योजनाएं उतारी जाती हैं, तो किस तरीके का रोडमैप आगे रहेगा, कितने दिन में योजनाएं उतर जाएंगी धरातल पर, जिससे जनता, आम जनता तक जो है वो योजनाएं पहुंच सके, इससे बीजेपी को खासा लाभ होगा। तो इसको लेकर भी जो अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है अंशुमन, बनी रहेगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास।
इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, 23 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। देहरादून में विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से 28 अगस्त तक होगा। तारीख तय है, 23 अगस्त से शुरुआत विधानसभा सत्र की होने जा रही है देहरादून में और 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 अगस्त से शुरू होकर सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला ले लिया गया था। प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू किए जाने की जानकारी दी है। विधानसभा सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी के लिए नेता सदन के तौर पर यह पहला सत्र होने जा रहा है। चलिए इसी पर अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता अंशुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, सत्र की शुरुआत हो जाएगी, तारीख तय हो गई है, एक बार आपसे जानकारी लूंगी कब से कब तक सत्र चलेगा, कैसी तैयारियां, जरा पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, 27 जुलाई को जब कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 23 तारीख से या 23 अगस्त से जो है मानसून सत्र शुरू होगा और इस पर विपक्ष लगातार जो है चीजों पर मुद्दे बना रहा है कि किन किन मुद्दों पर जो है वहाँ पर चर्चा होती है। वहाँ पर उपस्थित जिस तरीके से मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, उसके साथ साथ जो है विपक्ष के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। 23 तारीख से ये सत्र शुरू होकर 27 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और इस पर लगातार अगर आपको बताएं तो पक्ष और विपक्ष का लगातार हमला देखने को मिलेगा। और क्योंकि विपक्ष लगातार जिन जिन मुद्दों पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं और जिन जिन योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका साथ भू कानून को लेकर लगातार मांग उठ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये 3-4 जो अहम मुद्दे हैं, इस पर जो है आगे चर्चा की जाएगी और लगातार जो विपक्ष आक्रामक दिखेगा। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे इस बार विपक्ष के पास सबसे बड़े उत्तराखंड में होंगे अंशुमन? जी अगर आपको बताएं तो सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से अभी गणेश गुजियाल जी ने कहा कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा और उसके साथ साथ जो है जो कर्मचारियों को डीए दिया जाता था वो मुद्दा और उसके साथ साथ भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से भू कानून बनाया जाए, तो उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। और उसके साथ साथ जो पुलिस कर्मचारियों को जो है वेतन दिया जाता था उसको जो है उसको सवाल उठा रहा है। बहुत सारे ऐसे विपक्ष के मुद्दे जिसको जो है सवाल उठा सकता है। ठीक है अंशुमन, बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी जानकारी फिर बढ़ाया गया। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एसओपी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड शासन ने कोविड कर्फ्यू के लिए एसओपी जारी की है। एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। सरकार पूरी तरह से सख्त है और उसी के साथ सख्ती के साथ पालन भी किया जा रहा है। 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। कोविड कर्फ्यू में पहले की तरह सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। उत्तराखंड में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को बिना जांच के एंट्री मिल जाएगी। पर्यटन स्थलों को लेकर जिला अधिकारियों पर फैसला छोड़ दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी बात थर्ड वेव की भी चल रही है, इसीलिए सरकार पहले से ही अलर्ट है। लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को मानक प्रचालन विधि यानी कि एसओपी जारी कर दी गई। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले की तरह सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ अवधि को बढ़ा दिया गया। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। अंशुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, स्थिति उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अंडर कंट्रोल है, बावजूद उसके कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया, जरा पूरा अपडेट दें, कैसी तैयारियां प्रशासन की? जी बिल्कुल, अगर बात करें जो है तो सरकार की तरफ से 3 तारीख तक कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद जो है अब एक्सटेंड करके उसे 10 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले कर्फ्यू में जो प्रतिबंध थे वो अभी भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो छूट पहले दी गई थी, जैसे कि जो प्रदेश के बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो डबल डोज वो लगवा चुका है वैक्सीन का, तो उसे जो है यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो हवाई यात्रा करके आ रहा है या रेलवे से आ रहा है, तो उसे किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। RT-PCR रिपोर्ट उसे नहीं दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो है वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेट नहीं हुआ है तो उसे RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे की दिखानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो भी
जिम स्पा ये खुले थे जो है ये 50% क्षमता के साथ अपना खुलेंगे। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति जो है मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में जाना चाहता है उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो भी प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वो प्रतिबंध अभी भी मौजूद है। और उसके साथ साथ जो भी छूट पिछले कोविड की कर्फ्यू में दी गई थी वो आगे 10 तारीख तक वही प्रतिबंध जो है लागू रहेगा और वही छूट लागू रहेगी। ठीक है अंशुमन, देखिए बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोविड कर्फ्यू को खत्म कर दिया और काफी छूट दी गई है। आखिर उत्तराखंड में अभी भी लगातार कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, क्या माना जाए, क्या कोई भी किसी भी तरह की ढील ना हो, इसलिए उत्तराखंड सरकार अभी तैयार नहीं है? जी कहीं ना कहीं अगर आपको हम बताएं तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रदेश में दूसरी लहर में समस्याएं जिस तरीके से आई, लोगों की डेथ हुई, इसको देखते हुए अब एक नई सरकार नए मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से आगे समस्याएं हो, इसलिए कोविड केसेस को बढ़ा दिया गया है। हाँ स्थिति कंट्रोल में है, इस समय कोविड के जो है केसेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। ठीक है अंशुमन, वापस लौटूंगी आपके पास। वहीं ऋषिकेश से एक और बड़ा अपडेट, ऋषिकेश में आज से कांग्रेस का मंथन शिविर शुरू होगा। ऋषिकेश में कांग्रेस का ये 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू होने जा रहा है। 5 अगस्त तक ऋषिकेश में आयोजित किया गया शिविर। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रोड मैप तैयार करने में कांग्रेस जुट गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मंथन शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता इस शिविर में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश से आज आयोजित किया जाएगा। एआईसीसी की मीडिया प्रभारी गरिता लेफ्टलांग और उसी के साथ राजीव महर्षि ने भी ये बताया है कि 3 दिवसीय मंथन शिविर 3 से 5 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि विचार मंथन किया जाएगा। राज्य का शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव का अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, तो वहीं पर आगे की रणनीति को तय करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही शिविर में चुनाव से जुड़े मुख्य विषयों पर भी विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी कमेटी, अनुषंगिक संगठन, विभाग के पदाधिकारी सभी मौजूद रहेंगे। चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अंशुमन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अंशुमन, विपक्ष रोड मैप तैयार करने में जुट गया, आज से एक शिविर की भी शुरुआत कांग्रेस करने जा रहा है, जरा बताएं क्या तैयारियां, क्या इस शिविर के दौरान रहेगा, पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं तो 3 दिन का ये शिविर, ये जो है बैठक आयोजित की गई है और ये कोर कमेटी की बैठक, अलग अलग कमेटी के जो है यहाँ पर बैठक, अलग अलग नेता जो है यहाँ पर बड़े छोटे सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सिर्फ मुद्दा यही होगा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरीके से रोड मैप कांग्रेस तैयार करे, किस तरीके से जनता के बीच में जाए और कहाँ कहाँ कांग्रेस को लेकर कमियां हैं, कहाँ कहाँ 2017 में कमियां आई थी उसको लेकर भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो अंतर कला कहीं ना कहीं जो है लोगों ने सवाल करे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में देखिए कहीं ना कहीं उसको भी सुलझाने का भी कार्य किया जाएगा। उसके साथ साथ वहां पर गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, हरीश रावत जी मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णतः तैयारी किस तरीके से की जाए और विधानसभा चुनाव को जीतने का एक पूरा रोड मैप तैयार कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। अंशुमन, देखिए ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल को सौंपी गई थी कि सरकार को एकजुट करना है, तो ये माना जाए कि उसमें कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो शिविर होगा उसमें प्रीतम सिंह होंगे, हरीश रावत होंगे, खुद गणेश गोदियाल होंगे, उसी के साथ सभी अधिकारी, जिला अध्यक्ष सभी मौजूद होंगे। तो ये माने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इकट्ठा करने में जुट गए हैं गणेश गोदियाल। जी देखिए, गणेश गोदियाल जी लगातार ये कहते हैं कि हम एकजुट करने का प्रयास करेंगे, मैं पार्टी में छोटा हूं और छोटा बन के कार्य करने का प्रयास करूंगा, लोगों को साथ लेकर कार्य करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बताएं तो कांग्रेस में अभी भी जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतर कला अभी भी जो है वहां पर मौजूद है। इसको लेकर ये बहुत अहम होने वाला है विधानसभा चुनाव की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है और हरीश रावत जी, अभी क्योंकि इन लोगों ने किसी प्रकार के मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है, सामूहिक चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि कांग्रेस के सारे नेता एक साथ रहते हुए विधानसभा चुनाव में आगे जाए और उसके बाद चुनाव लड़े। ठीक है, बन रहिएगा।
अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि चुनाव के समय की गई अधिकांश घोषणाओं पर कार्य पूरा हो चुका है। उनके विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। इसके अलावा अल्मोड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पेयजल योजना पर कार्य किया गया है। रघुनाथ सिंह ने प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाए जाने की भी बात कह दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून न होने से यहाँ बाहरी लोग जमीन की खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं। इसको रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून लाना जरूरी है। वहीं पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अल्मोड़ा में 35 करोड़ की योजना पर कार्य चल रहा है, जिससे अल्मोड़ा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अल्मोड़ा में सीवर लाइन के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति सरकार से मिल गई। जल्द ही नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य भी शुरू होगा। लागू होना चाहिए। भू कानून पहले लागू हुआ था, अब बीच में 250 मीटर वर्ग मीटर हमको भूमि खरीदने की जरूरत थी, लोगों को दिया जाना था 250 मीटर, लेकिन अब आज कुछ ज़्यादा लोग खरीदे 108 नाली 200 नाली भूमि खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा घेर दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड में भू कानून की बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे जल जंगल जमीन, हमारे पनघट, हमारे गोचर, हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घेराबंदी नहीं करें, घेराबंदी, और हमारा जो भू कानून उसकी आवश्यकता है, भू कानून बनना चाहिए। देखो अल्मोड़ा को हम सबसे पहले पानी की सौगात देना चाहिए। पानी नहीं था अल्मोड़े में, पानी अल्मोड़े में आज 25 करोड़ रुपया हमको माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं, शासन ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, सरकार ने दी है। तो आज सबसे पहली प्राथमिकता पानी पर हर घर तक पानी पहुँचाने की है। हम हर घर तक पानी पहुँच चलिए, इसी पर हरीश भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी अपडेट लेंगे। हरीश, अल्मोड़ा में भू कानून बनेगा ये रघुनाथ सिंह ने कह दिया, तो वहीं दावा करते ये भी नजर आ रहे हैं कि जो समस्याएं थी, जो घोषणाएं थी, वो सब पूरी कर दी गई है। जरा पूरा अपडेट। जी मैं बता दूं, यहाँ पर अल्मोड़े के अंदर भू कानून को लेके जो अभी सोशल मीडिया में काफी जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर मैं अल्मोड़े की अगर बात बताऊं तो वर्तमान में जो है अल्मोड़े के अंदर काफी सारी जमीनें बिक गई हैं, जबकि जो सरकार द्वारा नियम बनाया गया है वो करीब 250 वर्ग मीटर का बनाया गया कि बाहरी क्षेत्र से जो आदमी आएगा 250 वर्ग मीटर यहाँ पर जमीन खरीदेगा। लेकिन वर्तमान में यहाँ करीब सैकड़ों नाली जमीनें जो है लोगों द्वारा खरीदी जा रही है, जिसको लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि भू कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है हरीश, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं रुद्रप्रयाग में पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक ली संस्था ने युवाओं को फील्ड टेक्नीशियन और उसी के साथ नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समापन पर युवाओं को डीएम मनोज गोयल ने प्रशस्ति पत्र देते हुए रोजगार उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। जिला मुख्यालय स्थित ज्ञान गंगा उत्कृष्ट केंद्र में डीएम मनोज गोयल ने कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे हैं। जिलाधिकारी ने कहा ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने सभी युवाओं को बताया कि जीवन में सभी को अपने समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। ये भी बता दें कि 30 दिवसीय कोर्स के लिए 40 युवाओं का चयन किया गया था, जिसमें 34 ने एग्जाम दिए और 29 को परीक्षा में सफलता हासिल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है, और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोजगार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोजगार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोजगार करना चाहते हैं परंतु रोजगार में शामिल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के कोर्सेज से लोगों के स्किल्स इंप्रूव होते हैं, और जो कि डेफिनेटली इन बच्चों के भी इंप्रूव हुए हैं। और चूंकि इस संस्था का दायित्व है कि उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा, तो एक बहुत अच्छा स्किल्स और जो रोजगार की आवश्यकता है उसका जो मैचिंग हो जाती है, उसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जहाँ से भी शुरू करेंगे, लेकिन यदि दृढ़ शक्ति के साथ, इच्छा के साथ कार्य करते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं।
तो वहीं लक्सर में ओवरब्रिज के एक पिलर की सपोर्ट में दरार आ गई है, जिससे एनएच विभाग और नगरवासियों में हड़कंप मच गया। एनएच के अधिकारियों ने मौके पर आकर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही ओवरब्रिज के पिलर की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। हालांकि मरम्मत के काम में लगे विभागीय ठेकेदार वीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। पिलर को सपोर्ट हल्की से क्रैक हो चुकी है, उसे ठीक किया जा रहा है। जबकि लक्सर वासी पंकज बंसल का ये आरोप है कि ये सब एनएच विभाग की लापरवाही से होता नजर आ रहा है। विभाग कोई ठोस काम नहीं कर रहा, बल्कि लीपापोती कर रहा है और वो विभाग के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। बढ़ेंगे आगे, खबर काशीपुर से है, जहां पर जसपुर रोड पर स्थित बेस पॉइंट के नाम पर एक वेंडिंग रिसोर्ट संचालित किया गया है, जिसकी लाइटों की डेकोरेशन दूर दूर तक चर्चाओं का विषय बनी रहती है। आपको ये बता दें कि लगातार बिजली विभाग को लाइट चोरी की सूचना मिलती रही थी। इसको लेकर बिजली विभाग की टीम ने देर रात छापेमारी अभियान शुरू कर दिया, जिसमें बिजली विभाग को बेस पॉइंट और प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली चोरी करते हुए कई लोग पकड़े गए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने जो है कुंडा थाना में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 31 तारीख की रात को 1 बजे जैसे मुझे सूचना मिल रही थी, तो ग्राम मिसरवाला में आसिम सनोफ सद्दीक की प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री पे चोरी पकड़ी मैंने, जिसमें वो 25 किलोवाट की इंडस्ट्रियल चोरी है। इसकी मैंने कार्रवाई कर दी है। कुंडा थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जुर्माने की कार्रवाई। अब बात करेंगे बाजपुर की। बाजपुर में जहां प्लॉट बेचने के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी करने वाली महिला PSC कर्मी समेत 3 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बता दें कि रुद्रपुर 31वीं वाहिनी PSC में तैनात महिला PSC कर्मी कुसुमलता, उसके बेटे राजकुमार और देवर कैलाश पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने श्यामलाल गंगवार द्वारा दी गई तहरीर पर जांच के बाद बाजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया। एक पुराना मकान है जो एक महिला पुलिसकर्मी का मकान है। इसको लेकर एक ज़मीन का और मकान का सौदा होना बताया गया था और ये प्रार्थी है श्री श्यामलाल गंगवार, इनके द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है बाजपुर थाने में, जिनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में मकान का कुछ लेन देन इन दोनों के बीच में हुआ है और बाद में ना तो इनको मकान दिया गया, ना ही इनका पैसा वापस किया गया है। तो इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट इन्होंने बाजपुर थाने में लिखवाई है। साथ ही साथ पैसे वापसी मांगने पर गाली गलौज और उनके साथ धमकी दी गई है, जिसके बारे में भी। तो वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के गांव जमालपुर कला में ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने मीटिंग कर अवैध शराब बेचने वालों और सट्टा कारोबारियों के नाम शिकायत दर्ज कर दी। सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकायत पर हस्ताक्षर कर वहां पर SSP से गुहार लगाई है। ये भी बता दें कि प्रमोद छोटा और उसी के साथ अंकुर गाँव के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। गाँव के छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। सरकार ने प्रदेश भर में कक्षा 9 से 12वीं तक के कॉलेज खोल दिए हैं। हरिद्वार देहात में सभी कॉलेजों में सरकारी एडवाइजरी को फॉलो करते हुए छात्र छात्राओं ने प्रवेश कर दिया। हालांकि पहले दिन छात्रों की उपस्थिति कम ही रही, लेकिन कॉलेज गेट पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर सभी को सैनिटाइजेशन किया गया, तब जाकर छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंचे। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन किया गया है और हमने अपने विद्यालय को सैनिटाइज कराया है। बच्चे आज आए हैं, उनका टेम्परेचर और हाथों को सैनिटाइज कराया गया है। सभी बच्चों को मास्क के लिए बोला है और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने क्लासरूम में बैठाने की व्यवस्था की है। बच्चे डिस्टेंसिंग से क्लासरूम में बैठेंगे और सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा और सरकार को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। बहुत दिन बाद विद्यालय खुला है और सरकार का ये एक अच्छा डिसीजन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे समय के बाद में आज विद्यालय खुले हुए हैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, तो हमने 2 दिन से पूर्ण रूप से जो खाली विद्यालय रूम थे उन सब का सैनिटाइज किया गया है। नगर पालिका की तरफ से भी किया गया है, हमने अपने स्तर से भी जो है उनको सैनिटाइज किया है और सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पूर्णतः पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय आने के लिए आह्वान किया है और बच्चे सभी आए हैं, सभी को सैनिटाइज किया गया है और जो है उनका टेम्परेचर नोट किया गया है और गाइडलाइन के अनुसार उनको।
वहीं हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण मुख्य बाजार, कठहरा बाजार और आसपास के क्षेत्र में जलभराव हो गया। सड़कों पर लबालब बारिश का पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण व्यापारियों की भारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ गया। बारिश के मौसम में हर साल व्यापारियों को जलभराव के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से आज तक जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे चमोली जिले की। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र सुराई थोटा तोलमा में शाम से हिमालय पर्वत से लामा गदेरे में अचानक से पानी बढ़ गया, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब से ऋषिगंगा में जल प्रलय से सैकड़ों लोगों की जान गई है, तब से क्षेत्र को काफी नुकसान हो रहा है। पानी के इस तरह के भयानक रूप से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। से लामा गदरा में भारी मात्रा में पानी का बहाव तेज हो गया है और धीरे धीरे उसके साथ मलबा और पेड़ पौधे सभी बह के आ रहे हैं। जो तोलमा हिमाल पर्वत है उसका ग्लेशियर अचानक फटने से दिन में 12 बजे लगभग आवाज़ आई थी ग्लेशियर फटने की। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 के बीच वो पानी साइड छोटा पे पहुँच गया है। अचानक लामा गदेरा जो साइड छोटा के पास है तोलमा से हिमाल पर्वत से निकलता है, ये अचानक उफान में आया हुआ है, जिससे कि क्षेत्रीय स्थानीय लोगों में काफ़ी हड़कंप मच चुका है। मैं सभी से विनती करता हूं कि आप जो नदी नालों में जिनके मकान हैं वो अपने मकान को खाली कर दें, जिससे कि क्या पता रात के वक्त में ये ज़्यादा तूफान करना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।